नमस्ते, आपका स्वागत है। आज मेरे साथ लाइव में एक देश के बड़े, मैं उनको वैज्ञानिक कहूँ कि रिसर्च वाला बोलूँ, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन में और एनवायरनमेंट में एक बड़ा नाम है डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2015 में हिंदुस्तान में ने एक साइन किया था, पेरिस में ये शुरू हुआ। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक आईएसए को का ये हुआ कि इस तरह की कोई चीज़ शुरू की जाए, उसके हेड हुए हैं। और उससे पहले डॉक्टर अजय का एक लंबा अनुभव है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और एनवायरनमेंट की बात करने के लिए। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट में करीब 10 साल, मेरे ख्याल में 2006 से 2016, अजय विल करेक्ट मी व्हेन इफ आई एम रॉन्ग। उसके पहले टेरी में द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान की प्रीमियर संस्था, दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग, जो एनर्जी में बहुत काम करते हैं। अजय लखनऊ के पढ़े, अजय रुड़की के एलुमनाई। और मैं एक डिस्क्लेमर कर दूं, अजय मेरे क्लास फेलो भी हैं। तो ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि बाद में कोई और ये बताए कि आपके क्लास, अजय इज ऑल्सो माई क्लास फेलो। तो एट टाइम्स अगर आपको लगे कि मैं डॉक्टर अजय माथुर इतने बड़े आदमी को थोड़ा बेअदबी से बात कर रहा हूं, तो यू विल पार्डन मी फॉर दैट। अजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, Lucknow, our school, your alumni in Roorkee, and as an Indian also कि आप इस ISA को हेड करने जा रहे हैं। अजय, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि थोड़ा मेरे जो ऑडियंस हैं उनको थोड़ा ये ISA का, क्योंकि जनरल तो लोगों को पता है कि व्हाट ISA इज, लेकिन इट इज अ इनिशिएटिव जिसपे आप लोग, मतलब पूरी दुनिया बहुत सीरियसली काम कर रही है, और उसको आप थोड़ा ISA के बारे में अगर बता देंगे तो मेरे दर्शकों के लिए आसान रहेगा। सबसे पहले आनंद, तुमको और तुम्हारे सभी सुनने वालों को और हमारे सुनने वालों को सभी को नमस्कार। आज बहुत अच्छा दिन है कि तुम्हारे साथ मुलाकात हुई। और जैसा कि आपने सबको बताया, आनंद वर्धन सिंह और मैं क्लासमेट्स थे, कॉलविन में बहुत साल साथ रहे। और भाग्य की बात है कि आज हम दोनों फिर साथ हैं। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। भारत ने और फ्रांस ने मिलकर एक ट्रीटी बनाई थी, और अब कुल मिला के 83 देश इस ट्रीटी को साइन कर चुके हैं। अभी ये जितने देश हैं उन्होंने मिलकर अपनी ट्रीटी बदली कि पहले ये था कि सिर्फ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के देश हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अब ये खुल गया है। यूएन के सभी सदस्य अब इसके सदस्य हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जब इसको 2015 बनाया था तो उनका ये मन था कि जिस प्रकार से आज ओपेक का बोलबाला चलता है एनर्जी में, खासतौर से तेल के क्षेत्र में, उसी तरह से कल विश्व भर में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आईएसए का बोलबाला बढ़े। इसको देख के ये बनाया गया। और ये भी देखा गया कि पिछले 5 साल में भारत ने बहुत प्रगति की है सोलर एनर्जी को बढ़ाने में। आज की तारीख में अगर आप भारत में देखें तो 1 यूनिट बिजली जो सोलर एनर्जी से बनाई जाती है वो ₹1.99 में अवेलेबल है। ये दुनिया में सबसे सस्ती बिजली है। भारत ने बहुत कुछ किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और इसका ये मतलब है कि हम बहुत कुछ शेयर भी कर सकते हैं। तो सोलर अलायंस का एक बहुत बड़ा गोल ये भी है, मुद्दा ये भी है कि किस प्रकार से जो लर्निंग्स हुई हैं भारत में उसको और देशों तक ले जाए। अगर हम दुनिया में देखें तो जो अफ्रीका में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, उनमें एनर्जी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी और प्रकार की एनर्जी की भी। एनर्जी बहुत महंगी है, अधिकतर डीजल से बनती है। उन सभी में आज की तारीख में भी सोलर एनर्जी सस्ती पड़ती है, लेकिन उसको करने के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए, रूल्स चाहिए, सप्लाई चेन्स चाहिए, उसको किस प्रकार से क्वालिटी मेंटेन की जाए इसको देखना, एक यानी कि पूरी तरह से एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए है। सोलर अलायंस का गोल ये है कि किस प्रकार से हम अपने सभी सदस्य देशों में ये तेजी से बढ़ा पाए। थैंक यू अजय। लेकिन इसके साथ ही दो तीन, मैं जब आपके ऑब्जेक्टिव्स देख रहा था तो दो तीन ऑब्जेक्टिव्स मुझे नजर आए। एक तो आप बात करते हैं कि 2030 तक
1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं कि सोलर सेक्टर में हो। दूसरा आप बात करते हैं कि करीब हाउ मेनी गीगावाट, आई मीन यू हैव आल्सो ये कि इतने गीगा 100,000 1000 गीगावाट का भी एक 1000 आपका लक्ष्य है। गीगावाट। और मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लक्ष्य क्या आपका ये भी है कि मतलब गरीब आदमी तक हम्म, सोलर एनर्जी, क्योंकि आपने जैसे ही कहा कि डेवलपिंग नेशन, लेस डेवलप्ड नेशंस, इन लोगों को भी आप अपने ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि जब आप अपना ये बना रहे हैं स्कीम, तो क्या है मतलब यू आर कमिंग एज अ रिन्यूएबल एनर्जी का आप सबसे बड़ा सोर्स होने जा रहे हैं, मतलब विंड से बड़ा आप लोग हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या आपके जब जो आप अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जो भी आपकी पॉलिसी बनती है, उसमें गरीब आदमी है कि उसमें इंडस्ट्री बीच में है? देखिए, अधिकतर जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, उनमें जो एनर्जी की कमी है, बिजली की कमी है और एनर्जी की कमी है, वो अधिकतर पुअरर पीपल में ही है। अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाए और सोलर एनर्जी को एक रास्ता नहीं बनाया उन तक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का, तो मेरे ख्याल से आईएसए अपना गोल नहीं पूरा कर पाएगी। और ये जो ट्रिलियन डॉलर्स का और 1000 गीगावाट्स का गोल है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम सभी लोगों को, दुनिया में पुअर से पुअरेस्ट लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ले जा पाए। आसान काम नहीं है, लेकिन क्योंकि सोलर के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर से सोलर का जिस प्रकार से स्प्रेड बढ़ रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप डीजल की तरह इसको कर सकते हैं, लेकिन डीजल से सस्ती। करेक्ट। तो कहीं जहां चाहे लगाएं, लेकिन मैं और आप, या सोचिए जो हमसे भी पुअरर पीपल हैं, वो इसको अफोर्ड कर सकें। तो आईएसए का एक बहुत बड़ा गोल है कि हम जो सप्लाई चेन्स है एक तरफ से और इंस्टीट्यूशंस जो है वो दूसरी तरफ से, उनको किस तरह से साथ ला पाए। प्राइवेट सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, और आपको और मुझे चाहे अपनी छत के ऊपर लगाएं, चाहे आंगन में लगाएं, चाहे तार खींचें, जिस प्रकार से भी हो, आपको और मुझको बिजली मिले, 24 घंटे मिले, ये उद्देश्य है। बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, जो मैं ऐसी एक जनरल आपसे बात करने से पहले आई वाज जस्ट फ्लिपिंग थ्रू, तो उसमें जो दुनिया के बड़े सोलर देश हैं जो अभी सोलर के थ्रू एनर्जी वो कर रहे हैं, उसके पहले 5 में जर्मनी, चाइना, जापान, इटली, यूएसए इस क्रम में थे। हिंदुस्तान छठे नंबर पे था। ये डेटा हो सकता है 1 साल पुराना हो। लेकिन आप आईएसए में जो पहले 5 में से सिर्फ जापान आपके मेंबर है। संस्था का पार्ट है। बाकी 4 जर्मनी, चाइना, इटली और यूएसए उसके पार्ट नहीं है। तो ये मुझे एक सरप्राइजिंग चीज़ लग रही है कि व्हाई नॉट जर्मनी? क्योंकि जर्मनी की टेक्नोलॉजी तो भई ठीक होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जब शुरू में सोलर अलायंस बना था, तो इसके जो मेंबर्स थे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के देश थे। लेकिन अब वो रूल्स बदल गए हैं और यूएन का कोई भी मेंबर बन सकता है। ये अभी मेरे ख्याल से हफ्ता भर हुआ है ये बदले हुए। तो अब हम लोगों का एक बहुत बड़ा आउटरीच एफर्ट रहेगा कि किस प्रकार से जर्मनी और अमेरिका और इन सब देशों को आईएसए के अंदर अंदर लेके आए, और वो किस प्रकार से जो हमारे उद्देश्य हैं, उद्देश्य नहीं बदले, उन उद्देश्यों को पूरा कर सके इन देशों के लेसन्स के साथ। क्योंकि इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई कि देखिए, जो सोलर इज़ समथिंग जो ईश्वर ने हमें दिया है। जी जी। आपको ईश्वर ने हमें जो एक फ्री में जो सबसे सस्ती चीज़ हवा, बिजली, ये है, उसमें सबसे सस्ती चीज़ ईश्वर ने दी है। और उसमें प्लांट के लिए आपको लैंड या वाटर कहीं पे भी आपको एक सोलर को उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके जो भी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यूएस इतना बड़ा है, मतलब यूएस का लैंड मास इतना ज़्यादा है, लेकिन समहाउ वो वर्ल्ड लीडर नहीं है, जबकि वो आर-एन-डी में बहुत पैसा खर्च करता है। जापान इतना छोटा है, बहुत छोटा, मतलब उसके पास ज़मीन ही नहीं, उसका हम्म हम्म। लेकिन दे आर मतलब अहेड ऑफ यूएस। तो इसमें क्या इस टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका लैंड मास होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, ऐसा है, जिन देशों में एनर्जी अवेलेबल है आसानी से, वहां पर चेंज होने का उतना कम अच्छा, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर है, ओके। यूएसए में पूरी तरह से सभी लोगों को बिजली मिलती है, एनर्जी मिलती है, कोई कमी नहीं है।
जो कमी है वो अरब देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो वहां पर क्योंकि ये सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है तेल में, कोयले में, गैस में, अब उसको रिटायर करके नया सोलर लाने में उनको उतनी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अजय, एक और क्वेश्चन ये आ रहा है, क्योंकि देखिए आईएसए का डायरेक्ट रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट है। मतलब जो आप जो भी सोलर का कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट ने, और अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत साफ साफ दिख गया, वेदर इट इज कोविड या हिंदुस्तान में एयर पोल्यूशन की इतनी समस्या, पराली जलाने की समस्या समस्या और इन सबका आंसर मेरे ख्याल में रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब इन सबका आंसर इन अ वे इट बैलेंसेस दैट। तो हाउ इंडिया इज प्लेस्ड, क्योंकि हमारा क्या लाइफस्टाइल चेंज होने की बात होगी अगर हम इसमें आते हैं, सोलर में आते हैं, या क्योंकि दिन में ही लाइट रहती है, रात में वो रहता है बहुत से, क्या लाइफस्टाइल भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी इफ वी गो फॉर अ सोलर एनर्जी थे? भारत में और जो और विकासशील देश हैं इनमें अभी अधिकतर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी की नीड मीट होनी है। हमारे ही देश में कितने सारे लोग हैं जिनको कि पूरी तरह से बिजली नहीं मिलती है, पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिलती है, और ये बढ़ेगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में सभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग रीजनेबल हो, उसके लिए भी कम से कम ऊर्जा की खपत तिगनी नहीं तो चौगनी तो करनी ही पड़ेगी। तो अब इसके लिए हम लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, जैसे कि आपने बोला, यदि हम कोयले की तरफ, तेल की तरफ जाएं तो CO2 एमिशंस बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हर प्रकार से बढ़ती है, लोकल एयर पोल्यूशन बढ़ता है। रिन्यूएबल्स इज एन आंसर। और हम लोग के साथ अच्छा ये है कि अधिकतर अभी जो इन्वेस्टमेंट होना है बिजली में और एनर्जी में, वो अभी आगे होना है। तो हम चाहे तो कोयले में करें, चाहे तो रिन्यूएबल्स में करें, पर क्योंकि अब रिन्यूएबल सस्ता हो गया है तो इट मेक सेंस कि आप रिन्यूएबल्स में करें। ओके। और जो तुमने बात करी रात की और दिन की, हाँ ये बात जरूर है कि आज दिन में जो सौर ऊर्जा से बिजली मिलती है वो चीपेस्ट है, पर रात में जो हमारी सबसे ज्यादा डिमांड होती है उसमें जो कोयले से मिलती है वो चीपेस्ट है। लेकिन ये आज की बात है, कल या परसों में बैटरीज के दाम इतने कम हो जाएंगे कि दिन में सोलर से बिजली बनाई, उसको बैटरी में स्टोर किया और रात में इस्तेमाल करी, पूरे इसका जो दाम होगा वो कोयले से कम हो जाएगा। लोगों ने तो कहा 2022 तक, अगले साल तक, मुझे लगता है 2024-25 तक ये हो जाएगा। उसके बाद कोयले में या तेल में इन्वेस्ट करने में हमारा कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। अच्छा, अजय एक चीज और समझने का था, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे सोलर के लिए मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ज्यादा है और उसमें सरकार दे रही है, सरकार इज गिविंग लॉट ऑफ ग्रांट्स, बहुत सब्सिडी दे रही है। लेकिन एक आम आदमी या एक गांव में रहने वाले के लिए वो सब्सिडी देने के बाद भी जो उसका अपना पोर्शन है वो भी काफी हो जाता है। जी। जहां तक सोलर लैंटर्न वैंटर्न है वो ठीक है, छोटे स्तर पे उसकी जरूरत है, बट वो बड़े उसको आंसर नहीं है उसका। तो किसी स्टेज पे क्या छोटे आदमी के लिए, जिसकी से आज की तारीख में महीने की 500-600 यूनिट खर्च करता है, तो 400-500 यूनिट वाले, क्योंकि 400-500 यूनिट वाले मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल कम हु यूजेस अबाउट 500 टू 600 यूनिट्स ऑफ यूनिट, जब मैं बोल रहा हूं तो किलोवाट के टर्म्स में बोल जी रहा हूं। जी जी। तो क्या ये 500-600 को भी एड्रेस कर रहे हैं आप इस छोटे तबके? देखिए, ऐसा है कि आज जो 400-500 यूनिट महीने वाले लोग हैं वो कुल मिला के, हाँ 80 नहीं होंगे तो 60% तो हो होंगे, गई, मतलब काफी मेजोरिटी वही बड़ा नंबर है। हाँ। इन लोगों के लिए भी आज सोलर, अगर हमें बिजली मिले तो वो सस्ती है, अगर हम खुद प्लांट लगाएं तो शुरू में महंगा है, लेकिन उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग जीरो के बराबर होते हैं, तो इसलिए वो सस्ता पड़ता है। इसका मतलब क्या, कि हमें बैंक से सस्ता लोन और आसानी से लोन मिलना चाहिए। अगर मुझे बैंक से आसानी से और सस्ता लोन मिल गया तो अपनी छत पे लगा लूंगा, आंगन में लगा लूंगा, और उसको घर में भी इस्तेमाल करूंगा, बाहर अगर खेत है उसमें पंप है उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। और उसकी बचत जो है 12 उसका इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, जो उससे बचत हो रही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बचत। मेरा बाराबंकी में एक छोटा सा फार्म है, उस पर मैंने सोलर पंप लगाया है। हाँ, जो ऐसा आपने कहा कि शुरू में लागत काफी आई, लेकिन उसके बाद तो देखिए फ्री हो गया। हाँ,
रनिंग कॉस्ट तो है ही नहीं। और उस इसके इसकी वजह से जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको पूरी तरह से पानी मिलता है, और यही नहीं, जो हमारे पड़ोस के खेत है उनमें हम पानी बेचते भी हैं। तो पूरी तरह से जो हम लोगों का एक तरह से जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो बदल गया। जी। अजय, एक चीज और समझना था, क्योंकि आपका जब वो मैं देख रहा था उसमें आप 6 प्रोग्राम्स की बात करते हैं। जी एग्रीकल्चर यूज, अफोर्डेबल फाइनेंस, सोलर मिनी ग्रिड, सोलर पोर्टेबल, सोलर, ये सब आप बात करते हैं। जी मुझे एक चीज उसमें ऐसा लगा कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक और आपका ध्येय है जीरो कार्बन एमिशन की बात करते हैं, जी। जो आज हम सब लोगों को इफेक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ इफेक्ट कर रही है, हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या ये जो क्लीन एनर्जी की बात भी आपका मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपके एक प्रोग्राम का हिस्सा है, क्योंकि क्लीन एनर्जी इज आल्सो पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, और कहीं उसको मेंशन नहीं होता है। जैसे सोलर एनर्जी का जो मुझे एक लगता है कि आज एक बच्चों को स्कूल में या कहीं ये सबसे क्लीन एनर्जी है, इसको बताने की भी बहुत आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए आनंद, ऐसा है कि जब ये शुरू हुआ था सोलर अलायंस, ये 2015 में पेरिस में शुरू हुआ था, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ओलांड ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उस वक्त और अभी भी पूरी तरह से गोल ये है कि हम सोलर पे जाएंगे तो जीरो कार्बन एमिशन ऑप्शन है ये। लेकिन जब हम आपके और हमारे स्तर पे आते हैं, जिन लोगों को बिजली मिलती है, तो खासतौर से जो हमारे पुअरर कजन्स हैं, उन लोगों को तो तभी वो करते हैं जब सस्ता मिले। तो गोल ये है कि इसको मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाए। तो आपका भला हुआ क्योंकि सस्ता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसका भला हुआ क्योंकि उसके लॉस कम हुए, देश का भला हुआ क्योंकि जो पोल्यूशन इससे निकलता है वो कम हुआ, और दुनिया के भला हुआ क्योंकि कार्बन एमिशंस कम हुए। लेकिन जो अल्टीमेट यूजर है वो तो इसलिए ले रहा है क्योंकि ये सस्ता है। तो गोल ये है कि किस प्रकार से वहां यूजर तक पहुंचाया जाए और उसको चीपेस्ट फॉर्म में पहुंचाया जाए। मैं अजय एक चीज आपके आपको नॉट एज अ मैं इससे कंक्लूड करना चाहूंगा, नॉट एज अ आईएसए चेयरमैन, नॉट एज अ हेड ऑफ आईएसए, मैं एज समवन हु हैज सीन इंडियन कंडीशंस, जो हिंदुस्तान में इतने दिन काम किया है, मैं एक इंडियन उसके पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दुनिया में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस सोलर एनर्जी हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में। आपको क्या लगता है कि किसी आने वाले समय में हिंदुस्तान एक बड़ा ऐसा क्षेत्र होगा जो दुनिया को राह दिखाएगा टेक्नोलॉजी वाइज? और आई डोंट नो इसमें एक्सपोर्ट का क्या स्कोप है, नहीं है, क्योंकि आप तो सुजलॉन में भी रहे हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी को, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम बाहर भेज सकते हैं क्या? इसमें स्कोप है इंडिया के लिए कुछ सोलर एनर्जी में, एज एन इंडियन? भारत, जैसा आपने बोला, भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है सोलर से वो दुनिया में सबसे सस्ती है, 1.99 रुपए यूनिट पे जो मिल रही है। क्लियरली हम लोगों ने जो किया है वो और देश अपना सकते हैं। तो यहाँ के जो लेसन्स हैं वो पूरी तरह से एप्लीकेबल हैं और देशों में। हाँ, क्या चीज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये तो देखा जाएगा, पर मेरे ख्याल से जैसे सोलर पंप है, भारत में जो सोलर पंप बनते हैं वो दुनिया में सबसे सस्ते होते हैं और उनकी एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है। अच्छा। तो क्लियरली ऐसी चीजों को तो एक्सपोर्ट किया ही जा सकता है, लेकिन जो एक चीज जिसमें हम माहिर हैं वो है एक्सपर्टीज। ओके। जो लोग हैं जिन्होंने ये रेवोल्यूशन करा है, उनमें जो नॉलेज है वो तो दुनिया में और किसी में नहीं है। दे कैन हेल्प क्रिएट रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उस चीज को भी हम साथ में देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी और लोग भी दोनों भारत से जाएंगे और ये कहानी दुनिया भर में बताएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच अजय, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत चीजें चेंज हो रही हैं अब, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि 4-5 साल में कार भी हो जाएंगी सोलर जी एफिशिएंट या बिजली से चलेंगी, थिंग्स लाइक दैट। और आप ज्वाइन करिए, हम सब लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि दुनिया को एक नई राह दिखाएं, और भारत भी एक आत्मनिर्भरता तो है ही उसकी तरफ के अलावा
हम दुनिया को एक राह दिखाने की स्थिति में हो। थैंक यू सो मच अजय फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आनंद।